स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। इस वक्त जो बड़ी खबर है वाराणसी से, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। वैसे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन ज्ञानवापी के मामले में एक के बाद एक कई जो अपडेट लगातार आ रहे हैं, पूरी तरह से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत शामिल है। हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल करेगा अपना जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और फिलहाल निचली अदालत को किसी तरह का भी कोई आदेश देने पर रोक लगाया गया है। तो आज 3 बजे ज्ञानवापी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हिंदू पक्षकार भी आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। आज जो 3 बजे सुनवाई हो रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई होनी है 3 बजे। और वहीं ज्ञानवापी में नमाज के लिए जुटने लगे नमाजी। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से दी जा रही है एंट्री। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञानवापी में नमाज के लिए जुटने लगे हैं नमाजी। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से एंट्री दी जा रही है। नहीं दिख रहा अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील का असर। संख्या ना बढ़े इसके लिए समझा बुझाकर वापस लौटा रहा है प्रशासन। पुलिस ने कहा आसपास के मोहल्लों की मस्जिद में पढ़े नमाज। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखिए किस तरह की जिद है। इसके बावजूद लोग वहां पर आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, जबकि संख्या निश्चित कर दी गई थी। इसके बाद भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वैसे प्रशासन की तरफ से वैसे लोगों को समझा बुझाकर भेजा भी जा रहा है जो मान रहे हैं कि आसपास के मस्जिद में आप जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला विवादित होता जा रहा है, इसके बाद भी कई लोग आग में घी डालने का काम भी करते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अभिषेक झा हमारे साथ। अभिषेक, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को जब निश्चित किया गया था तो ये जबरदस्ती क्यों लोग वहां पर आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए? क्या नियम कानून कायदे से कोई मतलब नहीं इन लोगों को? देखिए, ये संख्या निश्चित नहीं की गई थी, बल्कि अपील जारी की गई थी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से कि कम से कम संख्या में लोग पहुंचे और वहां पे नमाज अपने घर के आसपास के मस्जिदों में पढ़े। लेकिन शुक्रवार को चूंकि सभी लोग आते हैं और आम तौर पे भीड़ यहाँ होती है, लेकिन जिस तरह से मामला अभी संवेदनशील तरीके से चल रहा है, हमने देखा है कि जब से ये सर्वे या कमीशन के काम शुरू हुआ है, जब से इसका आदेश हुआ है, तब से लगातार वहां पे हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों की संख्या सामान्य से कई गुना ज्यादा दिखती है। और सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये पहला शुक्रवार था जब नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में सिर्फ लोग पहुंचे और इसका अंदेशा जताया जा रहा था। इसलिए कल देर शाम से ही लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी अपील जारी की गई थी। उसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनसे अपील की गई थी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने आसपास के घरों में मस्जिद में नमाज पढ़े। लेकिन जिस बात का अंदेशा था वो अंदेशा बिल्कुल साफ हुआ और बड़ी संख्या में नमाजी वहां पे पहुंचे हैं। और मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस कमिश्नर जो सतीश गणेश है वो भी मौके पे पहुंचे हैं। और हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्यों रोका गया है, कब से रोका गया है, कितनी संख्या है, तो इस पर वो कुछ भी जवाब देने से बचते हुए सीधा वो मस्जिद परिसर के अंदर तक गए हैं गेट नंबर 4 से। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो संख्या जुट रही है ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सरदर्द साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर मान लीजिए जब रोज आप अपने घर के आसपास की मस्जिदों में पढ़ते हैं तो आखिर ये कमीशन की कार्रवाई होने से पहले और आदेश और रिपोर्ट आने के बाद फिर ये अचानक से उस मस्जिद के प्रति प्रेम क्यों दिख रहा है और अचानक से इतनी संख्या में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या कोई साजिश है? अब ये तो तमाम जांच के पहलू हैं, लेकिन ये तय है कि जब से कमीशन के आदेश हुए हैं कमीशनिंग की और जब से कमीशन की रिपोर्ट आई है तो ये अंदेशा भी था। और पहले भी 6 और 7 मई को यहाँ तक कि जो कमीशन के जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ तौर पे इंगित किया था कि जब 6 और 7 मई को
जब वो रिपोर्ट करने गए थे तो नमाज का वक्त आपको याद होगा कि कमीशन की जो कार्रवाई थी वो दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नियत की गई थी। हाँ। तो उस दौरान काफी संख्या में नमाजी मस्जिद के अंदर में थे, इसलिए जब 14 और 15, 16 मई को जब कमीशन की कार्रवाई की गई तो उसका वक्त बदल करके सुबह 8 से लेकर के 12 तक किया गया, तब जाकर के ये कार्रवाई संभव हो पाई। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अपील तो जारी हो रही है लेकिन लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब उनके अंदर में क्या भावनाएं हैं, क्या सोच करके आ रहे हैं, ये तो वो खुद बता सकते हैं, क्योंकि जब भी मीडिया उनसे बात करने का कोशिश करती है तो उनमें से कोई भी व्यक्ति मीडिया से कभी भी ये बोलने नहीं आता कि हम इस वजह से आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं या अब तक क्यों नहीं आते थे, कोई भी जवाब नहीं देता है। जी चलिए अभिषेक, एक बात और बताएं, गेट नंबर 4 को खोला गया है, एंट्री दी गई है, जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं वो अंदर ही रह रहे हैं या फिर वापस लौट भी रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे मान लीजिए नमाज का वक्त जो होता है वो 1 बजे से लेकर के तकरीबन 15 से 20 मिनट नमाज चलती है, उसका वक्त जो है बिल्कुल तय होता है कि कौन सी मस्जिद में कितने बजे नमाज पढ़ी जाएगी। तो तकरीबन 1 बजे से लेकर के 1:05 के बीच का वक्त होता है नमाज की शुरुआत होने की, तब तक लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद भी जाकर के कई राउंड में अगर संख्या ज्यादा हो जाती है तो कई राउंड में नमाज पढ़ी जाती है। ये एक प्रचलन में रहा है, लेकिन वो जो वक्त होता है वो तय होता है और 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में नमाज पढ़ ली जाती है वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में। और आज भी कुछ वैसा ही है, अंदर में नमाज चल रही है लेकिन बाहर जो है भीड़ जुटी हुई है जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया है, जबकि इसलिए भी संख्या सीमित की गई है आज। 500-600 के बाद ही रोक दिया गया है, क्योंकि जो वजू खाना सील किया गया है वो एक बड़ा अहाता है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का, और उस अहाते में एक बड़ी संख्या जो है बैठ करके नमाज पढ़ती थी। लेकिन चूंकि उस इलाके को सील कर दिया गया है तो वहाँ पे किसी भी के नमाजियों के या किसी भी आदमी के आवाजाही पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। तो वो जगह जो कम पड़ गई है, इसी वजह से जो संख्या पिछली बार हमने देखी थी कि करीबन 1500 से 2000 थी, वो संख्या सीमित करके 600-700 पे आ गई है। चलिए बिल्कुल अभिषेक, का बहुत ही अच्छी जानकारी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अयोध्या, काशी, मथुरा मामले पर बाकायदा अपने ट्वीट में उन्होंने केशव बोले कि केशव नाम सुनते ही समाजवादी पार्टी का मन कसैला हो जाता है। तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट, उसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या, काशी, मथुरा मामले पर बोले केशव नाम सुनते ही समाजवादी पार्टी का मन कसैला हो जाता है, कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है, राम कर्म कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। दरअसल ज्ञानवापी के मामले पर जो सियासत भी तेज हो रही है, राजनीतिक जंग जो तेज होती जा रही है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक अलग मोर्चा संभाल रखा है और कुछ न कुछ हर दिन उनकी तरफ से कुछ न कुछ बयान आते ही रहते हैं। बाकायदा उन्होंने कहा कि केशव का नाम सुनते ही समाजवादी पार्टी का मन कसैला हो जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। और इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम कर्म कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। इस ट्वीट को आप देख भी सकते हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया है। बाकायदा इस ट्वीट में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। चले बढ़ते आगे। परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। तो इस वक्त जो खबर है, परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। 15 मई तक 365.11 लाख का किया गया है चालान। तो परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा अभियान चलाया गया। 15 मई तक 365 लाख से अधिक का चालान किया गया है। अनधिकृत बसों, ओवरलोड वाहनों पर दरअसल कार्रवाई की गई है। 1 मई से 15 मई तक लखनऊ परिक्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस समय अवधि में 6,842 वाहनों का चालान किया गया। 1 मई से 15 मई तक 906 वाहनों को बंद किया गया है। तो अनाधिकृत बसों, ओवरलोड वाहनों पर दरअसल कार्रवाई की गई है परिवहन विभाग की तरफ से।
और इस समय अवधि के दरमियान 1 मई से 15 मई के बीच में लगभग 7,000 अनाधिकृत वाहनों पर फाइन किया गया है। 1 मई से 15 मई तक 906 वाहनों को बंद किया गया है। तो परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अनाधिकृत बसें और वैसे तमाम वाहन जो पैरामीटर्स के हिसाब से सही और सटीक नहीं बैठते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है परिवहन विभाग की तरफ से। चले बढ़ते हैं आगे। नोएडा प्राधिकरण में नंद गोपाल नंदी से मिलने पहुंचे किसान। मंत्री से मिलने पहुंचा भारतीय किसान परिषद का प्रतिनिधिमंडल। तो नोएडा प्राधिकरण में नंद गोपाल नंदी से मिलने के लिए किसान पहुंचे और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। भारतीय किसान परिषद का प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा के किसानों की मांग को मंत्री के सामने रखा। किसानों ने आबादी का विस्तारण, 5% के प्लॉट की मांग की प्राधिकरण के बुलडोजर को लेकर अधिकारियों की शिकायत अभी की गई। मंत्री जी ने किसानों की समस्या को पूरा करने का भरोसा दिया। यूपी सरकार किसानों की समस्या को तुरंत पूरा कर रही है। बाकायदा मंत्री की तरफ से, नंदी की तरफ से ये भरोसा दिया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर आए थे जी, और भारतीय किसान परिषद पूरी गंभीरता से, सच्चाई के साथ में, धर्म के साथ में अपने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहेगी हर तरह से। और उसी के लिए माननीय मंत्री से मिलने आए थे और बताने आए थे कि किस किस तरह से जो है किसानों के साथ में यह अन्याय हुआ है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, हमारी बातों को गंभीरता सुना है, 10% के लिए भी, आबादी के लिए भी, और जो कल तोड़ फोड़ेगी उसके लिए भी। और वहीं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाई। नंदी ने कहा कि नोएडा यूपी का मुख्य द्वार है और यूपी में कानून का राज है। यूपी को रोल मॉडल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों, बायर्स और बिल्डर तीनों के मामले जल्द सुलझा लिए जाएंगे। तो नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बाकायदा बैठक की समीक्षा की और कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी समस्या है उसका जल्द निस्तारण किया जाएगा और उसका सही समाधान निकालने की कोशिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ सेलेक्टिव नज़ारा भी देखने को मिला। बाबा के बुलडोजर ने किसी को रौंदा तो किसी तरफ देखा तक नहीं। बुलडोजर ने सेंट्रल बैंक के बगल में नाली के बराबर बने छज्जे को तोड़ा, लेकिन नाले के ऊपर बने मैरिज हॉल की दीवार को छुआ तक नहीं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा है, ताकि सड़कों पर अतिक्रमण के चलते कोई हादसा न हो। बांसी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया जा रहा है और उसका नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। सिद्धार्थनगर की खबर, बाबा के बुलडोजर पर लगा भेदभाव का आरोप, किसी को रौंदा तो किसी को देखा तक नहीं। बाकायदा इस तरह के आरोप बुलडोजर के ऊपर, मतलब बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर ये लग रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए जो मुख्य मार्ग हाईवे है उस पे किसी प्रकार की घटना न हो, इसी को देखते हुए और कल के जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधे आदेश है कि नगर को साफ सुथरा रखने और जो इंक्रोचमेंट है उसे मुक्त रखते हुए अभियान चला करके इसको नगर को साफ सफाई करना है। तो इसी के दृष्टिगत नगर पालिका के ईओ और सीओ साहब थाने से जो है एसएचओ सभी के संयुक्त टीम द्वारा जो है आज इंक्रोचमेंट हटाया गया। हाईवे के लगभग आधे भाग पे हटाया गया है जो नगर पालिका में पड़ता है। और चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। फर्रुखाबाद में भू माफियाओं के खिलाफ लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जिससे अवैध जमीन कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की देखरेख में अवैध
कब्जेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध दुकान और मकानों को धड़ाधड़ बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि बुलडोजर फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के लाल गेट तिराहे से लेकर लकूला तक चला। तो भू माफियाओं पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर। अवैध कब्जेदारों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। अवैध जमीन कब्जेदारों में हड़कंप मचा है। तो फर्रुखाबाद की खबर, जहां पर भू माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है बुलडोजर। और वहीं बिजनौर पहुंचे एडीजी बरेली राजकुमार ने रिजर्व पुलिस लाइंस का निरीक्षण किया। तो बिजनौर पहुंचे एडीजी बरेली राजकुमार और रिजर्व पुलिस लाइन का उन्होंने निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। दरअसल आज 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर परेड की सलामी ली। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूट आरक्षियों के टर्न आउट ड्रिल जैसे कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही जवानों को चुस्त दुरुस्त और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड दौड़ भी लगवाई। परेड में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए बाकायदा टोलीवार ड्रिल करवाया गया। ड्रिल देखकर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रभारी पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया और कई और भी गाइडलाइंस यहाँ पर तय किए गए हैं आरक्षियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए। तो बिजनौर की खबर, जहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे एडीजी। बिजनौर पुलिस लाइन का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। निरीक्षण के बाद ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए उनकी तरफ से। तो बिजनौर की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बिजनौर पुलिस लाइन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे एडीजी बरेली के। बाकायदा उन्होंने पुलिस लाइन्स पहुंच करके आरक्षियों के फिटनेस को भी उन्होंने परखा, जांचा। कई तरह के ज़रूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। चलिए बढ़ते आगे। गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द होने पर बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे को दुर्भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य राज ठाकरे का पीछा नहीं छोड़ रहा है। राज ठाकरे ने अयोध्या के संतों से, पीएम मोदी से और सीएम योगी से माफी मांगने का अवसर खो दिया। माफी ना मांगकर राज ठाकरे ने घाव को एक बार फिर से हरा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं। आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र के बिलावली गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सड़क पर राहगीरों ने जलती हुई महिला की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में बीच सड़क पर जलती हुई महिला तड़पती रही। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं राहगीरों का मानना है कि हत्या कर शव यहां पर दरअसल फेंका गया है इस महिला का। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा भी जला दिया था। तो बीच सड़क पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। राहगीरों ने किया महिला को बचाने का प्रयास। राहगीरों ने पुलिस को दी महिला की सूचना। पुलिस ने नहीं किया महिला को बचाने का किसी तरह का कोई प्रयास। घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करती रही पुलिस टीम और घंटे भर बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जहां पर एक महिला का यौन शोषण किया गया, बल्कि आपको बता दें कि 2 महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट और उसके साथ लूटपाट भी की गई है। शादी का झांसा देने का भी आरोप लगाया गया। रायबरेली की खबर है और बताया जा रहा है कि अधिकारी ने शादी करने की बात कही, लेकिन उनके दबाव के कारण पीड़िता को कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर डीएसटीओ समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। डीएसटीओ समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में। तो रायबरेली की खबर, जहां पर महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए डीएसटीओ पर,
लोन दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया गया, शादी का झांसा देने का भी आरोप लगा है। डीएसटीओ समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एक महिला आई थी जो अपने को बता रही थी कि जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा शादी का झांसा देकर उनका उत्पीड़न किया गया। उनके प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।